हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आवारा मसीहा। ये जो आपका चैप्टर है ये आपके अंतराल बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। इसका पीडीएफ नोट्स का आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में कि इस चैप्टर में किन किन व्यक्तियों के बारे में आप पढ़ने वाले हो आप। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है हमारा यानी कि कलाकार है वो है मुख्य कलाकार जो कि शरद चंद्र है। इनके ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर है, इनके जीवन के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। शरद के पिताजी जो हैं उनका नाम है मोतीलाल, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। एक अधिकारी हैं जिनका नाम है अघोरनाथ, उनके बारे में। और छोटे नाना की इनकी पत्नी है जिनका नाम है कुसुम कामिनी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे आज। मित्र की बहन जो है इनके, उनका नाम है धीरू। और गोपाल मुंशी के एक पुत्र हैं इनके जिनका नाम है अतुल चंद्र। ये था आपके 6 मेन कैरेक्टर जिनके बारे में आपका पूरा चैप्टर है। मेनली जो आज आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इस कहानी में बताया गया है शरद चंद्र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वीडियो। सबसे पहली जो बात हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे कहानी से संदेश या फिर सीख, ये जानकारी। यानी कि जो आज आप कहानी पढ़ने जा रहे हो इससे आपको क्या जानकारी मिलने वाली है, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं वो सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो लेखक जो है उन्होंने बताया इस चैप्टर के बारे में कि हमें जीवन का कोई भी मोड़ आगे आ जाए हमें रुकना नहीं चाहिए किसी भी मोड़ पे जीवन के। क्या है हमारी बुरी हालत हो, क्या है परेशानी में हो, हर बार हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने कार्यों को अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। लेखक ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है हमें हर बार विकास करने का बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर मिलेगा, परंतु जब भी हमें अच्छा अवसर मिले हमें कभी भी उस अच्छे अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, उससे अपनी सफलता को पूरा करना चाहिए। तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है। कहानी का परिचय पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में हम पढ़ने क्या वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन। तो ये जो कहानी जो है हमें ये पता चलता है इस कहानी को जो लिखा है वो लिखा है विष्णु प्रभाकर नाम के व्यक्ति ने, जो कि हमारे लेखक हैं। इस चैप्टर के लेखक जो हैं इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया है इस पूरे चैप्टर में, जिस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र। इनकी जीवनी के बारे में बताया लेखक ने, किस तरीके से शरद चंद्र का जीवन बीता है। जो हमारे लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, इन्हें एक पुरस्कार भी मिल चुका है इस कहानी को लिखने की वजह से, जिस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये लेखक को जब मिला जब लेखक ने इस पार्ट को लिखा था आवारा मसीहा को। जो आवारा मसीहा पार्ट जो है ये लेखक ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि लेखक ने एक बहुत बड़ी कहानी है जिस कहानी का नाम है दिशहरा, उसमें से ही कुछ टॉपिक उठाए हैं अपने चैप्टर के लिए, फिर लेखक ने इस चैप्टर को बनाया है उस पार्ट में से। लेखक जो हैं लेखक ने इस चैप्टर के अंदर शरद चंद्र जो व्यक्ति हैं उनके किशोर बचपन से लेके किशोरावस्था तक के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटना हुई हैं, महत्वपूर्ण पहलू रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं लेखक की बीत चुकी हैं शरद चंद्र की, उन सब घटनाओं को लेखक ने बताया इस चैप्टर के अंदर। लेखक ने जो शरद चंद्र हैं उनकी शरारतों के बारे में बताया, किस तरीके से वो बचपन में शरारत किया करते थे, खेल कूद करते थे और अपने घर वालों को परेशान करते थे। लेखक ने जो इसके अंदर पात्र यूज़ करें, कैरेक्टर यूज़ करें वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, जो कि शरद चंद्र के रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। यानी कि शरद चंद्र के जीवन में जो असलियत में उनके जानने वाले हैं, उनके माता पिता हैं, उन सब के रियल नाम लिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है आपके चैप्टर का शरद के पिताजी की विशेषताएं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ये पढ़ लेते हैं। तो शरद के जो पिताजी थे उनके बारे में हमें ये पता चलता है कि वो एक यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे। यानी कि यायावर प्रवृत्ति के व्यक्ति वो होते हैं जो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते, कि हर काम के लिए जगह बदलते रहते हैं। आज एक स्थान पर काम करते हैं तो दूसरे स्थान पर अगले दिन, तो फिर बाद में
थर्ड स्थान पर, यानी कभी भी एक स्थान पर रुककर कोई भी काम नहीं करते जो व्यक्ति, उन्हें कहा जाता है यायावर प्रवृत्ति के व्यक्ति। इसी तरीके के व्यक्ति थे शरद के पिताजी। वो जो थे कभी भी एक जगह पर बंद कर नहीं रहे थे। उन्होंने कई सारी नौकरियां की, छोड़ दी, कुछ नौकरियों को करते बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी लेखक के पिताजी जो थे वो कई कहानियाँ भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, परंतु ये कभी भी उसे पूरा नहीं करते थे। लेखक के जो पिताजी थे वो अपनी कहानियों को, रचनाओं को बीच में ही छोड़ देते थे, पूरा कभी नहीं करते थे। उनका मन भर जाता था आधी रचना लिखते लिखते ही। फिर क्या हुआ था, जब लेखक का परिवार जो था बहुत ज़्यादा गरीबी के समय से गुजर रहा था, इसलिए लेखक का पूरा परिवार अपने माता पिता के साथ उसके नाना के यहाँ पर रहने के लिए चले गया था, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भागलपुर विद्यालय में शरद की शिक्षा। भागलपुर जो है एक जगह, इनके एक विद्यालय का नाम था, जिस विद्यालय के अंदर शरद जो थे वो पढ़ाई किया करते थे। शरद के जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे इस विद्यालय में, उस सब्जेक्ट का नाम था सीता, वनवास, चारु, पीठ, सद्भाव, सद्गुरु, प्रकांड और व्याकरण। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो थे, विषय पढ़ाए जाते थे शरद को अपने स्कूल के अंदर। लेखक जो था उसे हर दिन अपने पंडित जी को परीक्षा देनी पड़ती थी कि उन्होंने क्या पढ़ाया आज अपने स्कूल के अंदर। अगर वो परीक्षा में पास नहीं होते थे, सही जवाब नहीं देते थे पंडित जी के सवालों का, तो उन्हें कठोर दंड भी मिलता था, लेखक को डांटा भी जाता था और उन्हें उनकी पिटाई भी होती थी जब वो सही तरीके से जवाब नहीं देते थे। इसलिए लेखक जो थे वो मानते थे कि साहित्य का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को दुख पहुँचाना, क्योंकि साहित्य के अंदर लेखक ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनकी हर बार गलतियाँ निकलने की वजह से उनकी पिटाई होती थी। इसलिए लेखक जो थे साहित्य को यही मानते थे कि साहित्य जो है वो लोगों को बस खाली दुख पहुँचाता है, खुशी कभी नहीं देता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाना के घर शरद का पालन पोषण। जब शरद का घर परिवार जो था वो गरीबी के दौर से गुजर रहा था, उस टाइम पे उसके घर वाले सब रहने चले गए थे उसके नाना के यहाँ पर। वहीं पे शरद का पालन पोषण हुआ। शरद का जो पालन पोषण हुआ था बहुत अनुशासित तरीके से, रीति रिवाजों के आधार पर हुआ था। शरद के प्रत्येक काम पे बहुत ज़्यादा निगाह रखी जाती थी कि वो कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। जब शरद कोई भी शरारत करता था या गलत काम करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। और कई बार तो जब वो परीक्षा में फेल हो जाता था तो उसे उसकी पीठ पर चाबुक भी पड़ते थे। ये पीठ पर चाबुक मारना जो है ये एक तरीका है जिसके द्वारा बच्चों की पिटाई करी जाती है। लेखक के नाना के यहाँ पे जो लेखक के नाना थे वो ये मानते थे कि बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार में नहीं रखना चाहिए। बच्चों को सिर्फ इतना ही ध्यान देना चाहिए कि वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। अगर ज़्यादा लाड प्यार दिया जाएगा, आदर दिया जाएगा बच्चों को, तो वो बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई से दूर चले जाएंगे। लेखक जो है वो लेखक बताते हैं कि शरद अपने घर में, नाना के घर में जो सृजनात्मक कार्य करते थे, किसी भी चित्र वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ बनाते थे, कहानी लिखते थे, ये सारे काम भी लेखक को छुप के करने पड़ते थे ताकि नाना जी ना देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शरद के कार्य, यानी कि शरद क्या क्या कार्य करते थे। तो शरद के कार्यों के बारे में लेखक बताते हैं हमें कि वो ज़्यादातर निशिबद्ध कार्य को किया करते थे। निशिबद्ध कार्य वो कार्य थे जिन्हें करने से उनके नाना के घर पे सबने मना करा था कि शरद को ये काम नहीं करने हैं, परंतु लेखक जो सोचता था उसे वही अच्छे लगते थे काम जो कि उसे मना किए गए करने से। लेखक को वही काम करने में ज़्यादा मज़ा आता था। और भी बहुत सारे काम थे जो कि लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उनमें से कुछ काम थे, शरद को पक्षियों को पालना भी पसंद था, तितली पकड़ना, उपन्यास लिखना, नदियाँ तालाब में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर कराना और बाग में से फूलों को चुराना। ये सारे काम भी लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद थे, जो कि शरद थे। शरद को बहुत ज़्यादा पसंद थे ये सभी काम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शरद और उसके पिता के स्वभाव में समानता, यानी कि दोनों के अंदर जो थी बहुत ज़्यादा समानता थी, लेखक में और उसके पिता में। सबसे पहली समानता ये थी कि दोनों के दोनों ये साहित्य प्रेमी थे, साहित्य से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। शुरुआत में तो लेखक को साहित्य अच्छा नहीं लगता था, परंतु धीरे धीरे लेखक इसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लग गए थे और लेखक बहुत बड़े रचनाकार भी बन चुके थे। लेखक कहानियों को लिखने लग गए थे। इसी तरीके से उनके पिता भी कहानियों को लिखा करते थे। ये दोनों के अंदर समानता थी। दोनों जो थे सौंदर्य बोधनी थे, दोनों को प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्रकृति के फूलों से, फल सब्जियों पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था दोनों को।
लेखक तथा उसके पिताजी दोनों के दोनों ये संवेदनशील थे, कल्पनाओं पर आधारित बहुत सारी कहानियाँ भी लिख देते थे और दोनों ही ये यायावर प्रकृति के थे। लेखक भी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाता रहता था, कभी एक जगह पर नहीं टिकता था। इसी तरीके से उसके पिताजी भी एक जगह पर नहीं टिका करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तपोवन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शरद के बारे में लेखक बताते हैं कि जब भी लेखक का मूड घर पर नहीं बनता था तो किसी को भी बिना कुछ बताए एक जगह पर चले जाते थे। उस जगह का नाम था तपोवन। ये तपोवन जो थी ये ऐसी जगह थी जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित थी। इस स्थान पर लेखक क्या करते थे, वो जाते थे वहाँ पे, वो सौंदर्य और उपासना किया करते थे लेखक वहाँ पर जाकर। जब भी कोई इनका घर वाला पूछा करता कि तुम कहाँ पर गए थे बिना बताए, तो लेखक का जवाब यही रहता था, वो तपोवन गए थे सौंदर्य उपासना करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अघोरनाथ के मित्र की भविष्यवाणी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो लेखक जो हैं उनके एक अधिकारी थे जिनका नाम था अघोरनाथ। एक बार क्या हुआ था, जब लेखक अघोरनाथ के साथ गए थे गंगा घाट पर, तो उस टाइम पर एक स्त्री थी वहाँ पे जो कि अपने मरे हुए पति के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर दी थी कि भगवान उनकी मृत्यु को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें वो स्वर्ग में जाएं, उनके साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार ना हो, उन्हें स्वर्ग में बहुत अच्छा स्थान मिले। ये सारी की सारी जो प्रार्थना थी एक पत्नी कर रही थी अपने पति के लिए जो कि मर चुका था। उस पत्नी का पति जो था वो अंधा था। जब भी वो उसके लिए दिल खोलकर प्रार्थना कर रही थी कि उसे किसी तरीके से मुक्ति मिल जाए और स्वर्ग में उसे अच्छा स्थान मिले। लेखक जो है वो बताते हैं कि शरद उस स्त्री को देखते हैं और देखने के बाद जो शरद हैं वो कहते हैं कि किस तरीके से ये स्त्री अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है जबकि उसका पति जो है अंधा है। जब भी वो ये नहीं सोच रही है कि उसका पति अंधा है, फिर भी वो अच्छे मन से उसकी उपासना कर रही है। जो वो है शरद हैं वो ये कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो तो दिखावे के लिए रोते हैं बस खाली, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते हैं ताकि लोग उन्हें देखें कि वो अपने मरे हुए के लिए रो रहे हैं। परंतु जो गरीब लोग जो होते हैं उनका स्वर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं उठा हुआ होता, वो बिल्कुल ही मन मन में रोते हैं और बहुत ज़्यादा मन मन में रोते हैं। किसी को पता तक नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा दुखी हैं। वो किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहते। जो लोग रियलिटी में रोते हैं वो अपने मन ही मन के अंदर, अपने दिल के अंदर रोते हैं अपने मरे हुओं की प्रार्थना के लिए। जो स्त्री अपने मरे हुए पति के लिए प्रार्थना कर रही थी उसे देखकर लेखक कहता है ये स्त्री जो है बिल्कुल सच्चे मन से प्रार्थना कर रही है, इसके रोने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, वो मन ही मन अपने पति के लिए रो रही है और उसके लिए प्रार्थना कर रही है। लेखक को देखकर जो अघोरनाथ थे उनका मित्र ये देखता है और कहता है कि लेखक जो शरद जो है वो कितने ज़्यादा समझदार हैं। वो इतनी सी उम्र में ही ये सब जान गए कि इंसान के मन का भाव क्या होता है, इंसान की सोच क्या होती है और कब इंसान वाकई में असलियत में रो रहा होता है मन ही मन और कब नहीं रो रहा होता है। इतनी बड़ी बातें इतनी कम उम्र में लेखक जान चुके हैं। तो अघोरनाथ जो थे, अघोरनाथ ने ये सारी की सारी बातें कहने के बाद वो कहते हैं कि जब लेखक इतनी सारी बातें इतनी कम उम्र में जान चुके हैं तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी अघोरनाथ के मित्र ने कि लेखक बड़े होकर बहुत ज़्यादा भविष्य में अपना नाम ऊंचा करेंगे, अपने परिवार का और पिताजी का नाम रोशन करेंगे। और ये भविष्यवाणी उनकी बहुत ज़्यादा सच भी साबित हो गई थी अघोरनाथ के मित्र की। एंड में जाकर जब लेखक बड़े हो गए तो लेखक वाकई में बहुत बड़े कलाकार बन चुके थे। लेखक ने अपने पिताजी का भी नाम रोशन करा और अपना भी नाम रोशन करा। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो गई थी लेखक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शरद के विद्यालय का पुस्तकालय, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शरद जो है उसके स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था, उसके अंदर कई सारी बुकें थी जो साहित्य से रिलेटेड थी। वो सारी की सारी बुकें जो थी अच्छी तरीके से लेखक पढ़ चुके थे, उनके बारे में जानकारी जान चुके थे। लेखक जो थे वो किसी के भी मन का भाव जो था वो आसानी से जान लेते थे कि कौन व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है, कौन व्यक्ति किस स्वभाव का व्यक्ति है, उसका नज़रिया क्या है किस चीज़ को देखने का। लेखक की ये अच्छाई जो थी, खूबी जो थी, ये पहचानने वाला उनके नाना के यहाँ पे कोई नहीं था। कोई भी उनके इस खूबी को वैल्यू नहीं देता था कि लेखक के अंदर इतनी अच्छी अच्छाई है। लेखक जो थे वो छोटे नाना की पत्नी थी जिनका नाम था कुसुम कामिनी, उन्हें अपना गुरु मानने लग गए थे लेखक। शरद जो थे अपने नाना की पत्नी कुसुम कामिनी को अपना गुरु मानने लग गए थे।
फिर अब बात आती है नाना की आर्थिक स्थिति खराब होने का। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले तो शरद के का जो घर था वहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी इनकी, परंतु नाना की भी आर्थिक स्थिति अब खराब हो चुकी थी। नाना के यहाँ पे भी ज़्यादा कामकाज नहीं बचा था, इसलिए हालत ख़राब होने की वजह से शरद जो था वो अपने परिवार के साथ देवानंदपुर गांव वापस लौट कर आ गया था। जब लेखक वापसी आ गया अपने गांव, उस टाइम पर उनकी मित्र की बहन थी जिनका नाम था धीरू, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही थी। हर किसी के नाम पर उनका जुबान पे हर किसी की ज़ुबान पर धीरू का नाम था। जो धीरू जो थी उन्हें कोई कहता देवदास की पारो, कोई उन्हें कहता श्रीकांत की राजलक्ष्मी, और बड़ी दीदी कह देता था, कोई कहता उन्हें माधवी के रूप में कह देता था कि ये एक माधवी का रूप है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही हैं। ये कितनी अच्छी स्त्री हैं, इनकी हर जगह पर अच्छाई होती है, विशेषता लोगों के द्वारा बताई जाती हैं। उनकी मित्र की बहन जो थी धीरू, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर लेखक जो था वापस अपने घर लौट कर आ गया था देवानंदपुर गाँव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कहानी लिखने की प्रेरणा। जो लेखक जो हैं उन्हें कहानी लिखने की प्रेरणा किस तरीके से मिली, तो लेखक को कहानी लिखने की प्रेरणा जो मिली थी वो 2 पुस्तकों से मिली थी। सबसे पहली पुस्तक का नाम था हरिदास की गुप्त बातें, और दूसरी पुस्तक का नाम था जैसे पुस्तकों से मिली भवानी। जो 2 पुस्तकें थी, ये दोनों की दोनों पुस्तकें जो थी लेखक को ये मिली थी अपने पिताजी की अलमारी में से। इस अलमारी में जब लेखक ने अब छानबीन करी, जब उसे ये दोनों की दोनों पुस्तकें मिली, लेखक ने इनको पढ़ा अच्छी तरीके से और इनकी बातों को समझा कि इस पुस्तकों के अंदर क्या बताया गया है। लेखक को अलमारी के अंदर उनके पिताजी की अधूरी रचनाएं भी मिली, जो कि उनके पिताजी ने बीच में अधूरी लिखते लिखते छोड़ दी थी। लेखक ने उन रचनाओं को पूरा करा, अच्छी तरीके से उनका वर्णन करा। ये सारी की सारी पुस्तकें और अपने पिताजी की रचनाएं होती, इन्होंने लेखक को सही मार्ग बताया कि किस तरीके पे लेखक को रचना करनी चाहिए, कहानियाँ उपन्यास लिखना चाहिए। धीरे धीरे लेखक ने क्या करा, अपने जीवन की जो घटना है वो भी कहानियों के अंदर लिखना शुरू कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शरद की जन्मजात प्रतिभा। जन्मजात का मतलब होता है ऐसी प्रतिभा जो कि बचपन से ही किसी व्यक्ति के अंदर हो, जो कि किसी ने न डाली हो, वो खुद ही बचपन से किसी व्यक्ति के अंदर आ गई हो बिना किसी के दिए हुए। जो शरद जो थे उनकी सबसे मेन प्रतिभा ये थी जन्मजात कि वो आसानी से बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बना सकते थे, और कहानियों को बनाने के बाद वो अब किसी को भी अपनी कहानियों को सुना सकते थे। ये उनकी जन्मजात प्रतिभा थी, इसलिए वो अपने गांव के अंदर 15 वर्ष की आयु में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो बहुत बड़े कहानीकार बन चुके थे। अपने गाँव के अंदर लोग उन्हें दूर दूर तक जानने लग गए थे। गाँव के एक ज़मींदार थे जिनका नाम था गोपाल दत्त मुंशी, उनके पुत्र थे गोपाल दत्त मुंशी के, जिनका नाम था अतुल चंद्र। उन्होंने प्रेरित करा था शरद को कि उन्हें कहानियाँ लिखनी चाहिए। शरद बहुत ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। जो मुंशी के बेटे थे वो शरद को थिएटर दिखाने के लिए ले जाते थे कलकत्ता, ताकि वो अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखें उनके लिए। और इसीलिए लेखक जो है वो बताते हैं कि शरद ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं अतुल चंद्र के लिए। फिर धीरे धीरे लेखक ने जब देखा कि उनकी जो कहानियाँ लोगों द्वारा पसंद की जा रही हैं, तो शरद ने अपने लिए भी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी, ताकि वो और ज़्यादा फेमस हो जाएं, लोग उनकी कहानी को पढ़ें और अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने लगें उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शरद तथा उसके मित्र के उपन्यास। जो लेखक जो हैं वो हमें बताते हैं कि शरद जो थे उनका जीवन का कुछ समय जो था वो डेहरी आन सोन नाम के एक स्थान पर भी बीता था, जो कि उनकी बहुत बड़ी यादगार रह चुका है। लेखक ने इस स्थान पर एक उपन्यास की रचना करी थी, जिस उपन्यास का नाम था गिरेदा। श्रीकांत उपन्यास जो उसकी भी रचना लेखक ने करी थी। एक उपन्यास है जिसका नाम है काशीनाथ, इसकी रचना करी थी लेखक के मित्र ने, जो कि इनके बहुत अच्छे मित्र थे लेखक के। लेखक ने और भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि लंबी यात्रा के दौरान परिचय आई विधवा स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यास में बता दिया। इसके आधार पर लेखक ने जिस विधवा स्त्री को देखा उसी के आधार पर उसको देखने के बाद उपन्यास लेखक ने लिख दिया। विलासी कहानी जो है उसके अंदर भी बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो कि लेखक के जीवन से जुड़े हुए हैं। उसके अंदर लेखक के बारे में बताया गया है।
शुद्धबा में हारून बाबू के रूप में अपने पति मोतीलाल की छवि को उकेरा उन्होंने शरद जी ने। जो शरद जी जो हैं श्रीकांत और विलासी रचनाओं में भी उन्होंने सांपों को वश में करने के बारे में बताया। इसके ऊपर भी उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं लेखक ने। तपोवन की घटना के बारे में भी लेखक ने अपने उपन्यासों के अंदर बताया है किस तरीके से वो तपोवन नाम की जगह पर जाते थे और वहाँ पे सौंदर्य का उपासना करते थे। वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तपोवन जाना। ये सारी बातों के ऊपर भी लेखक ने उपन्यास लिखे हैं। ये सारे उपन्यास थे लेखक के, जो कि हमारे शरद चंद्र हैं। इनके बारे में अभी तक पूरी कहानी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनकी विशेषताएं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, जिस टॉपिक का नाम है देवानंद गांव के रण से मुक्त ना होने का कारण। जो लेखक का एक गांव था जिसका नाम था देवानंद गांव। यहाँ पे लेखक ने ऋण ले लिया था, यानी कि उधार ले लिया था, जो कि लेखक चुका नहीं पा रहा था। इसका मेन कारण था उनकी साधना की नींव, उनकी बातों की साधना की नींव। यानी कि लेखक जिस बात को कह देते थे उसे पूरा ज़रूर करते थे। कभी भी अपनी बात पर ऐसे नहीं होते थे कि वो बदल जाएं। हर बार लेखक अपनी बात को जो कहते थे उस पर अड़े रहते थे जब तक वो पूरा नहीं हो जाए वो उनकी बात, जब तक लेखक चैन से नहीं बैठते थे। इसलिए लेखक जो थे अपनी बात पर अडिग रहने की वजह से, अपनी बात पर अड़े रहने की वजह से गांव का जो ऋण था उसे कभी भी माफ़ नहीं करवा पाए। लेखक चाहते थे कि वो अपने गांव का ऋण अदा करें, क्या है वो गरीब हों या अमीर हों। लेखक बहुत ज़्यादा गरीबी से भी गुजर रहे थे जिसकी वजह से ऋण नहीं अदा कर पा रहे थे, परंतु लेखक चाहते थे कि वो उधार को अदा करें। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।